गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन तो इसमें बन ही जाता है। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या फिर यूपी पीसीएस दे रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। तो चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। देखिए, आपको केसेस में याद क्या रखना है। बेसिकली आपको केस का नाम याद रखना है, इसके बाद जो ईयर है वो याद रखना है और बेसिक आइडिया रखना है कि ये केस किस बारे में था। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। हमारा पहला है ए.के. गोपालन के, जो कि 1950 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर लोग गिरफ्तार करते हैं तो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, अगर से वो डिटेंशन एज पर प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ हुआ हो। दूसरा हमारा है शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो हटा सकती है, ले सकती है अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है, तो उसी तरह फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकती है। आपका तीसरा है चंपाकम दुराई राजन केस, ये 1951 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर है डीपीएसपी के ऊपर। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। इसके बाद हमारा चौथा है बेरूबरी यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन ये आया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद गोलकनाथ केस है 1967, काफी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है, बट गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बदल दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं ले सकती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद आपका छठवां है कूपर केस, जो कि 1970 में हुआ था। ये केस बेसिकली रिलेटेड है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं उस पे है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करते हुए प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन हो सकता है, अगर से वो किसी मेलाफाइड इंटेंशन के तहत हुआ हो तो। इसके बाद आपका सातवां है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस 1973 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाया था सामने और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस का जो डिसीजन था उसको ओवररूल्ड कर दिया था और ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है बशर्ते वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। इसके बाद आठवां आपका राजनारायण केस है, जो कि 1975 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ प्रोविजंस थे जो कि ये बोलते थे कि अगर से प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा तो ये कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रहेगा। तो इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाता है। इसके बाद आपका मेनका गांधी केस आता है, जो कि 1978 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू अब्रॉड जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसके बाद आपका 10वां है मिनेर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती केस में जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, फिर से उसको रीआइटरेट किया गया था मिनेर्वा मिल्स केस में। इसके बाद आपका 11वां है वामन राव केस, जो कि 1981 में हुआ था। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीआइटरेट किया और एक डिमार्केशन लाइन खींच दी। मतलब जब केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया था, जो कि अप्रैल 24, 1973 था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो लॉ है, जो रूल है, हम लोग इसके बाद ही लगाएंगे। मतलब 24 अप्रैल 1973 के जो पहले के केस है उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वायलेशन हो रहा है, इस बेसिस पे रीओपन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका 12वां है शाह बानो बेगम केस 1985 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन्स के लिए राइट टू एलिमनी को अपहेल्ड किया था। जब ये डिसीजन आया था उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी और इस डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 लागू किया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन को वो ओवररूल्ड कर सके। इसके बाद आपका है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986 में आया था। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू हेल्थ और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके बाद आपका डीसी वाधवा केस है, जो कि 1987 में आया था। ये केस आपका बेसिकली जो प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है, बार बार ऑर्डिनेंस जो प्रमलगेट किया जाता है बिना टेक्स्ट को चेंज किए, इसके अगेंस्ट था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसा बार बार होगा और ऑर्डिनेंस को असेंबली में रखा नहीं जाएगा पास होने के लिए, तो इसको यह माना जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। इसके बाद आपका 15वां है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यह भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को डिफाइन किया और अपहोल्ड किया मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था ओबीसी को रिजर्वेशन देने का, उसको। इसके बाद आपका एसआर बोमई केस आता है, जो कि 1994 में आया था। ये केस बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन पे था, जो कि प्रेसिडेंट रूल को मिसयूज करने से रिलेटेड था, मतलब आर्टिकल 356। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी 1997 में, जो कि रिलेटेड है सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस।
देखिए, मैं आपको समझाते चल रहा हूँ और एक एक लाइन आपको बताते चल रहा हूँ, हुक देते चल रहा हूँ, ताकि दिमाग में आपके आए ना तो वो चीज़ तुरंत क्लिक कर जाए कि विशाखा गाइडलाइन मतलब सेक्सुअल हरासमेंट, बोमई केस मतलब आर्टिकल 356। 2-3 बार आप इसको रिवाइज करिए, चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपका आता है 18वां IR कोहेलो केस, जो कि 2007 में हुआ था। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर से पार्लियामेंट कोई लॉ जो है वो 9th शेड्यूल में डाल देती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको री एग्जामिन कर सकती है अगर से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है। इसके बाद 19th है आपका नोटा जजमेंट, जो 2013 में आया था। बेसिकली इसमें नोटा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन वोटर्स के लिए। आपका 20वां है लिली थॉमस केस, जो 2013 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो MLA हैं, MLC हैं और MP हैं, किसी क्राइम के लिए वो गिल्टी फाउंड होते हैं और उनको 2 साल की सजा होती है मिनिमम, तो वो तुरंत प्रभाव से हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था उस टाइम पे और इसको लेके बहुत हो हल्ला भी हुआ था। इसके बाद आपका 2014 में आता है नालसा जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर का रिकॉग्निशन दिया था। इसके बाद आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, जो कि है पुट्टुस्वामी जजमेंट। इसको राइट टू प्राइवेसी जजमेंट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बताया था और ये बोला था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आपका 23rd है सायरा बानो के, जो कि 2017 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्टेंट तलाक है, जो ट्रिपल तलाक होता है, तलाक 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 बोलने के बाद, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। और यही कोर्ट की रूलिंग को ग्राउंड पे लाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2017 पास किया। इसके बाद आपका 24वां है नवतेज सिंह जौहर के, जो 2018 में आया था। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, जो कि सेक्शन 377 ऑफ IPC है। देखिए, बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये सेक्शन 377 ऑफ IPC है। बहुत लोग उसको आर्टिकल 377 समझ लेते हैं, तो नहीं। और आपको ये भी याद रखना है कि सेक्शन 377 ऑफ IPC अभी भी है, उसके कुछ प्रोविजन को हटाया गया है। इसके बाद आपका 25वां है अनुराधा भसीन के, जो कि 2018 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। और लास्ट है आपका KA नजीब के, जो 2021 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर UAPA एक्ट के अंदर किसी को अरेस्ट किया गया है बट उसको स्पीडी ट्रायल नहीं मिलता है, तो उसको कोर्ट बेल दे सकती है। तो दोस्तों, ये आपके 26 केस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मोटा मोटा क्वेश्चन आपका इसमें से बन जाएगा। इसी तरह और इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। अगर से वीडियो आपको पसंद आया तो उसको आप लाइक कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ दिन के अंदर UP PCS के लिए UP स्पेसिफिक करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।